नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड की विधानसभा, जहां विधानसभा की कार्रवाई तीसरे दिन आज भी जारी है। 1,800 प्रति मास प्रोत्साहन राशि हम देंगे, हम दे रहे हैं। और 10 वर्ष से अधिक पर हम 5800 रुपए प्रोत्साहन राशि हम दे रहे हैं। नहीं, मेरा तो सीधा मेरा सीधा मान्य अध्यक्ष जी ये था कि जीएसटी की कटौती हो रही है। आप एक अपने आपके कर्मचारी हैं, उपनल के कर्मचारी हैं, आपके उनके हितों का ख्याल भी रखना है। तो आप जरा बताएंगे कि कुल आप कितना उनको दे रहे हैं, आपकी तरफ से कितना जारी होता है और उनको जब कटौती और ये सब मिला के उनको कितना मिलता है, जरा इसका पूरा विवरण सदन में रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सचिव को बताना चाहूंगा, उपनल के माध्यम से 5 श्रेणियों में लोगों को रखा जाता है, जिसमें अकुशल, जिनका मूल वेतन 9,187, ग्रेजुटी 442, मकान किराया भत्ता 919, वर्दी भत्ता 919, बोनस 583, ईपीएफ 1194, ईएसआई 392 प्लस प्रोत्साहन भत्ता। इसी प्रकार जो अर्धकुशल होता है उसका मूल वेतन 10,571, ग्रेजुटी 565, मकान किराया भत्ता 10,571, ग्रेजुटी 508, मकान किराया भत्ता 1057, वर्दी भत्ता 1057, बोनस 583, ईपीएफ 1374, ईएसआई 448 प्लस प्रोत्साहन भत्ता। इसी प्रकार जो कुशल है उसका मूल वेतन 11,737, ग्रेजुटी 565, मकान किराया भत्ता 1174, वर्दी भत्ता 1174, बोनस 583, ईपीएफ 1526, ईएसआई 495 प्लस प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार उच्च कुशल का मूल वेतन 13,057, ग्रेजुटी 628, मकान किराया भत्ता 1,306, वर्दी भत्ता 1,306, बोनस 583, ईपीएफ 1,697, ईएसआई 549 प्लस प्रोत्साहन राशि। इसी प्रकार अधिकारी को हम सिर्फ 39,171 रुपया देते हैं, उनको कोई इस प्रकार की राशि, इसमें सिर्फ प्रोत्साहन राशि हम देते हैं, बाकी चीजें इसमें नहीं दी जाती। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा कंफ्यूजन भी अभी बना हुआ है। जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न था जीएसटी कटौती को लेकर के, इसके 2 पार्ट हैं। एक है वो जो कार्मिक जो सेवाएं दे रहा है, और एक है सर्विस प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है। उपनल इसमें सर्विस प्रोवाइडर है और कार्मिक सेवा देने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्टता के साथ ये जानना चाहता हूं कि जो जीएसटी चार्ज होता है वो क्या कार्मिक से चार्ज होता है या सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे थे उत्तराखंड विधानसभा से। मॉनसून सत्र उत्तराखंड विधानसभा का जारी है और आज तीसरा दिन उत्तराखंड विधानसभा का। कई मुद्दे यहां पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं और चर्चा कई मुद्दों पर विधानसभा सत्र के दौरान हो रही है। आज फिर से शुरुआत हुई है, तीसरे दिन कार्रवाई की शुरुआत हुई और गैरसैंण में मॉनसून सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है।
विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और यही लाइव तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। गैरसैंण में ये मानसून सत्र आयोजित किया गया है और यहां पर विपक्ष द्वारा कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही है विधानसभा में। यशराज आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। यशराज, आज लगातार तीसरे दिन की कार्रवाई उत्तराखंड विधानसभा में जारी है और कई मुद्दे इस दौरान हम देख सकते हैं कि विपक्ष उठा रहा है और साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज जो है यहां पर कि कांग्रेस लगातार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है ईडी के दुरुपयोग को लेकर। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है। वही तीसरे दिन काफी हंगामेदार रहा। यूं तो हंगामेदार दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा था, लेकिन तीसरा दिन के विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस के टोटल जितने भी विधायक वो सभी आकर के सीढ़ियों के बाहर प्रदर्शन करने लगे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे और स्पष्ट रूप से कहना था कि उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके स्थानीय मुद्दों को भी सदन में उठाने का उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा और यदि स्थानीय मुद्दे को उठा लिया जाता है तो उन मुद्दों पर बातचीत भी नहीं की जा रही है, उन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा के विधायकों के द्वारा, भाजपा के मंत्रियों के द्वारा दिए गए जवाबों से वे बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका कहना है कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उन मुद्दों से को सरकार नहीं ले रही है। सरकार किसी भी तरीके का कोई भी अध्ययन करके ही नहीं पहुंची है, सिर्फ वो सत्र बुला लेती है, सरकार सत्र आहूत कर देती है और विधानसभा में सत्र 3 दिन का 5 दिन का सत्र चलता है, लेकिन सरकार कोई होमवर्क करके नहीं आती है। और वहीं यदि बात करें सत्तारूढ़ दल भाजपा की, तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से कहना है कि लगातार सभी विपक्षी दलों के सभी सवालों का जवाब दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो सवाल सही लग रहा है, जिसको लगा रखना चाहिए, उसको पटल पर रखा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक अहम मुद्दा पास हो गया, जो विधानसभा जितने भी विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई। लगा करीब 30,000 रुपए की बढ़ोतरी सभी विधायकों के वेतन भत्ते में की गई, जिसमें ग्रीन कार्ड भी था, जिसमें ये टेलीफोन की बात को, कॉलिंग की बात को करें उसमें भी बढ़ोतरी की गई। ग्रीन कार्ड, हेल्थ कार्ड इशू किया गया। इस तरीके से कई अन्य विधायक कई अन्य तरीके से 30,000 रुपए का, आपको कहा जाए कि 30,000 रुपए का वेतन भत्ते में वृद्धि की गई। वहीं आज जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पीछे विधानसभा में शुरुआत से ही सीढ़ियों पर कई विधायक आकर के बैठ गए थे, वो यहाँ पर प्रश्न कर रहे थे। और अभी करंट की बात करें तो अभी प्रश्नकाल चल रहा है और इससे पहले 310 के तहत आपदा का प्रश्न उठाया गया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन स्पीकर के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। जी यशराज, जब ये बात तो यहाँ पर है, जैसा बता भी रहे हैं कि विपक्ष कई मुद्दे उठा रहा है, आपदा को लेकर भी प्रश्न उठाने की कोशिश की, लेकिन मनाही यही जवाब सामने से आया। एक यहाँ पर दिक्कत और है जो विपक्ष कहता है कि जो समय अवधि है मॉनसून सत्र की वो कम है। कितने कम समय में जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है, सत्ता पक्ष के समक्ष रखना चाहता है, जो प्रश्न करना चाहता है, इस समय में वो पूरे नहीं हो पाते। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि समय अवधि को लेकर शुरू से ही विपक्ष हमलावर रहा था और इसी को देखते हुए विपक्ष के द्वारा यहाँ पर सदन में भी समय अवधि को लेकर चर्चा की गई। विपक्ष का स्पष्ट रूप से कहना था कि पूरे एक साल में पूरे 60 दिन का सत्र चलना चाहिए, छोटे सदन में 60 दिन का और बड़े सदन में 90 दिन का सत्र चलना चाहिए। वहीं 60 दिन तो पूरे एक साल छोड़ दिए, पूरे 5 साल में भी 60 दिन का सत्र नहीं चलता है। और लेकिन विपक्ष के द्वारा एक और मुद्दा उठाया जा रहा था कि गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ पर सत्र चलना चाहिए। तो मानसून सत्र को इस बार बात मानते हुए गैरसैंण में रखा गया, गैरसैंण के भराड़ी सैन में मानसून सत्र को आउट कर दिया गया। लेकिन सत्र की समयावधि पर बार बार प्रश्न किए जाने पर खुद स्पीकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्र की समयावधि को बढ़ाने का अधिकार उनका नहीं है, ये शासन द्वारा किया जाता है, शासन देखती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक रहती है उसी के आधार पर सत्र के दिवस को आगे बढ़ाया जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सत्र जो चलता है ये जनता के पैसे से चलता है, तो जनता के पैसे का हम दुरुपयोग ना करें। जितने दिन कम दिन में सत्र को यदि तारीख प्रश्नों को ले लिया जाता है, जैसे कि अभी इस बार सदन में मानसून सत्र में कुल 500 प्रश्न लगे थे, तो 500 प्रश्न को सदन में ले लिया गया है और लेने के बाद इस पर चर्चाएं चलती है। विपक्ष का यही कहना है कि क्या 500 प्रश्नों का 3 दिन के कार्यकाल में जवाब हो सकता है, जबकि पहला दिन जो है वो कंडोलेंस ही हुआ था पहले दिन के सत्र में, बाकी कुछ भी काम नहीं हुआ। सेकेंड दिन के सत्र में कुछ टेबल पर विधायक को कुछ टेबल पर लाया गया, टेबल पर टॉक की गई। थर्ड दिन में आज, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड दिन में ही करीब शाम में 4 बजे के आसपास वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट भी पेश किया था।
तो अनुपूरक बजट पेश करने के बाद आज उस पर कुछ चर्चाएं भी चली और चर्चाएं चलने के बाद आज प्रश्नकाल चल रहा है और वहीं प्रश्नकाल को लेकर कई ऐसे प्रश्न थे। यदि बात करें उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की, जो खटीमा से विधायक हैं, भुवन कापड़ी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि खटीमा में काफी ज्यादा गौशाला को नुकसान पहुंचा है। कुछ दिन पहले गौशाला खटीमा में बाढ़ आ गई थी, जिससे कारण काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है खटीमा को। क्योंकि गायों की रक्षा तो कर ली गई थी, लेकिन सरकार को ये पहले से भी सचेत कर रहे थे। वहीं सरकार का भी स्पष्ट रुख है कि जितने भी लोगों को है उनको 5,000 रुपया मुआवजा दे दिया गया है। लेकिन भुवन कापड़ी फिर एक प्रश्न उठा रहे थे कि 5,000 मुआवजे में तो कुछ नहीं हो सकता। इसी को लेकर के सदन के अंदर भी काफी शुरुआत से ही सदन के अंदर देखा गया काफी ज्यादा गहमागहमी रही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी प्रश्न करने उठे तो उनको भी उनके भी प्रश्नों को लिया गया, लेकिन उनको और मौका, उनका कहना था कि उन्हें और मौका दिया जा सकता था। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इन सभी के जवाब में, सभी के प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सदन में बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी भूषण बनी। अब स्पीकर बनने के बाद इस बार के मानसून सत्र में देखा गया, कल यदि आप बात करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कल रितु खंडूरी भूषण सदन के सेकेंड अवधि, मतलब 2 बजे से जो सदन फिर से शुरू हुआ, तो उसके बाद से करीब 10:30 बजे सदन स्थगित की गई। यानी कि करीब 7 घंटे के आसपास लगातार अनवरत रितु खंडूरी के द्वारा सदन चलाया जाना, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके हुए कल सदन जो है वो 7-7.5 घंटे का चला, जो रितु खंडूरी भूषण की देख रेख में सारा चीज हुआ। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन आगे भी जरूर सरकार का कहना है कि ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल यशास, तो निश्चित तौर पर अब यही कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद हंगामेदार रहा और भी हंगामा आगे हो सकता है। कई विधेयक पेश किए जाएंगे, अनुपूरक बजट पेश हो चुका है, उस पर चर्चा जारी है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बता दें कांग्रेस के विधायकों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने विधायकों से खास बातचीत की है और क्या कुछ विधायकों ने कहा इस दौरान, आइए सुन लेते हैं। विधानसभा सत्र के तीसरे और अंतिम दिन आज कांग्रेस के विधायक सदन के गेट के बाहर खड़े हैं, सीढ़ियों पर बैठ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी बैठ करके यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों को न्याय दो, आपदा में टूटी सड़कों का निर्माण शीघ्र हो, खटीमा में आपदा पीड़ित किसानों को मुआवजा दो। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने को है जोशीमठ, हमारे साथ बातचीत करने को है बद्रीनाथ से विधायक से। किस मुद्दों को लेकर के आप आज यहाँ पर पेश हैं? देखिए, जिस तरह से ये सरकार विशेषकर उत्तराखंड के जो आपदा आई है उसको देखकर सरकार किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों को, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के हमने ये प्रदर्शन किया है और उसको लेकर के हम सदन में आवाज उठाएंगे और सड़क पे भी आवाज उठाएंगे। सर, आप जो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप बैनर पोस्टर लेकर के आए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रयोग मांगे हैं आप? देखिए, आपदा जैसा महत्वपूर्ण विषय है और पूरा प्रदेश इसमें आपदा की चपेट में आया है, चाहे वो हमारा अल्मोड़ा हो, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो हमारा रुद्रपुर, चाहे खटीमा हो, चाहे धारचूला हो, चाहे मुंशियारी हो। और विशेषकर हमारा ये कहना है कि जो भी हमारे आपदा पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो आपदा में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूर्ण क्षतिग्रस्त है, या जहाँ पे विस्थापन की स्थिति विस्थापित किया जाए और उसके साथ साथ आपदा के मानकों में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1,30,000 से अपने मकान को नहीं बना सकता है और तो और आंशिक रूप में भी मुआवजा राशि बढ़ा जाए। उसके साथ साथ अल्मोड़ा विधानसभा की बात मैं करूंगा। अल्मोड़ा विधानसभा पिछले 3 साल से आपदा के जो टेंडर हुए थे 80 लाख रुपए ठेकेदारों का इस सरकार ने देना है और उस वजह से वहां पर इस बार नालियां का गटा नहीं हुआ, कलमटो नहीं बने, रोड नहीं खुली, तो इससे कहीं ना कहीं वहां यातायात भी प्रभावित हो रहा है, पर्यटक भी प्रभावित हो रहा है, रोजगार भी प्रभावित है, व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इन सब बातों को लेकर आज हम सदन पर पूरी चर्चा की मांग करें। सर, आप भी एक पोस्टर लेकर आप बैठे हुए थे जिसमें आप खटीमा के किसानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, उनको मुआवजा देने की बात आप कर रहे थे। सर, तो क्या पॉइंट मांगे और किन मुद्दों को लेकर आप सदन में भी आज प्रश्न? देखिए, खटीमा और उनको रातों रात किया जाए, हम पूरा पानी से तालाब समंदर बन जाता है और वो किसी विभाग की कमी के कारण नहरों को खोल दिया जाता है और बिना सूचना के खोल दिया जाता है। लोगों का करोड़ों की धनहानि हुई और 2 लोगों की जनहानि, एक बच्चे की, 3 लोगों की जनहानि हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें एक पत्र लिखकर
मुलाकात करें, किसी जांच होनी चाहिए, किस विभाग से लापरवाही। 8 तारीख को खटीमा जलमग्न हो जाता है और 25 तारीख को लोगों को जिनका राशन बिक जाता है, पैकेट मिलते हैं राशन, 5,000 रुपए मुआवजा देकर लाखों के नुकसान की भरपाई होगी। एक व्यक्ति जिसके घर में पानी घुस गया, उसका 1 साल का राशन गेहूं और धान 20,000 रुपए का, उसका इन्वर्टर, उसकी मोटर, उसके गद्दे, उसकी बेड, उसके सोफे, उसकी किताबों, बच्चों की किताबें, सब कुछ तहस नहस हो गया, बहकर निकल गया और सरकार 5,000 रुपए देकर समझ रही है कि उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन से किया कि हर परिवार को 50,000 रुपए देना चाहिए और प्रशासन की ऐसी लापरवाही कि उन 5,000 के चेकों में भी पटवारी के माध्यम से घालमेल हो रहा है, कमीशनखोरी हो रही है। जो पात्र है, जो नुकसान जिनको हुआ है, वो आज भी धक्के खा रहे हैं और जो हमारे किसान हैं जिनके हजारों हेक्टेयर भूमि खराब हो गई, वहां पर एक कृषि अधिकारी भी नहीं। हमने कहा तो 10 दिन बाद कृषि अधिकारी आए, आनंद फानंद में उन्होंने आकलन किया, लेकिन अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं। व्यापारियों की दुकानों में पानी भरकर पूरी दुकानों का सामान खराब हो गया, व्यापारियों का कोई मुआवजा नहीं। सरकार न तो आपदा क्षेत्र घोषित कर रही है और सरकार ना ही जिनका नुकसान हुआ उन्हें दे पा रही है, और जिन्हें दे रही है वो पात्रों को नहीं दे रही है, अपने चहीतों को दे रही है। आपदा नहीं समझिए कि अपने चहीतों को पैसे देने का अवसर मिल गया हो, वो भी 5,000 रुपए। पात्र व्यक्ति आज भी धक्के खा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि खटीमा को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया जाए, खटीमा के किसानों को, खटीमा के व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों के घर में पानी भरकर नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपए प्रति घर के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए, ये मांग करते हैं। सर, लगातार आप विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आप विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? विरोध प्रदर्शन सर आप लगातार यहाँ कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगों के साथ आप कर रहे हैं और किन मुद्दों पर सदन में आप? देखिए, कई मुद्दे हैं। कल जिस तरह से हमने नियम 310 के अंतर्गत कानून व्यवस्था पर सरकार से प्रश्न किए और सरकार ने जो सदन में सदन को गुमराह करने की कोशिश की, सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए, लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वर्तमान सरकार में, और महिलाएं असुरक्षित हैं। रेप, गैंग रेप, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, ये रोजमर्रा का सगल बन चुका है हमारी। और दूसरा, आज जो बैठने का मकसद है कि आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, हम चाहते हैं कि इसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हम अनुरोध करना चाहेंगे कि नियम 310 के अंतर्गत मैं इस आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा हो, हम इसकी मांग करेंगे। भाजपुर में किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ जो भूमिधरी अधिकार जिन्हें मिले हुए हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी हो, उनको सरकार उनकी जमीनों पर छीनने का प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि उनको उनका मालिकाना हक मिले और उनको अधिकार मिले। इसी मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पर इस विषयों को लेकर हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। प्रश्नकाल में जो प्रश्न आप लोग रखते हैं या चर्चाएं जो होती है, तो सरकार के द्वारा दिए गए जवाब से आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? देखिए, सरकार सवालों के जवाब से बचना चाहती है और हमारे सभी माननीय सदस्य जो सवाल प्रश्न उठाते हैं, सरकार के पास उनका जवाब नहीं होता है। वो असहज महसूस करते हैं, कोई होमवर्क नहीं है, गलत बयानबाजी करते हैं, गलत तथ्यों के साथ सदन में रहकर सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 513 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश में अवस्थापना, विकास के कार्यों को गति दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ ही नए कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
120 मिनट मिलेंगे बामुश्किल, और 500 से ज्यादा प्रश्न हैं, उसके अलावा और भी कार्रवाइयां होती हैं। न्याय क्या उन प्रश्नों के साथ जो जनता से जुड़े हुए हैं हो पाएगा, ये चिंता का विषय है। सरकारें बहाना करती हैं कि बिजनेस नहीं है, सरकारों को बिजनेस लाना चाहिए। जब पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है, जब पूरे प्रदेश में बलात्कारों की झड़ी सी आ गई है, ये देवभूमि शर्मसार हो रही है, कलंकित हो रही है, ऐसे में बिजनेस नहीं होने का बहाना देकर शत्रु को छोटा बुलाया जाना इस प्रदेश की जनता और इस देश के साथ अन्याय है। देखिए, ये सरकार तो दिशाहीन है, राज्य में पॉलिसी पैरालिसिस है, लकवाग्रस्त सरकार है। आपदा का मामला हो, चाहे वनाग्नि का मामला हो, चाहे ये बरसात में आपदा का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, राज्य में पंचायतों का चुनाव, राज्य में निकायों के चुनाव, राज्य के अंदर बेरोजगारी का मामला हो, सारे मोर्चों पर ये सरकार फेल हुई है। अब इसका अनुपूरक बजट हो, पूरा बजट हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। सबसे पहली बात है कि विधानसभा का सत्र कम से कम 15 दिन का सत्र होना चाहिए। इस प्रदेश में 70 विधानसभाएं हैं और प्रत्येक विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं, उन विधायकों को कम से कम 2-2, 4-4 प्रश्न तो रखने का हक होना चाहिए। तो ऐसे अगर 4-4 प्रश्न सब रखेंगे, बजट अभी पूरी तरह मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हैं, आपदा को लेकर जिस तरह बजट में व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह मानकों में शिथिलीकरण होना चाहिए था, उस तरह की व्यवस्था मैं सोचता हूँ बजट में देखने को नहीं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी वैज्ञानिकों को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी को लेकर ट्वीट भी किया है, ये देख लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाने वाले समस्त वैज्ञानिकों को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद आज ही के दिन वर्ष 2023 में भारत के चंद्रयान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई गति मिली है। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराज लक्ष्मी शाह के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस पर भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ट्वीट किया है, वो भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान बद्रीनारायण से आपके स्वस्थ, सुखद एवं स्वयंपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। और चलिए, बुलेटिन के बीच एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो बता देता आपको। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाना शुरू कर दिया है। 4 नेपाली नागरिकों के शवों को बरामद किया गया है। भूस्खलन से मलबे में दबने की वजह से इन 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अब दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है रुद्रप्रयाग से और बादल फटने की खबर भी रुद्रप्रयाग से सामने आई है। भूस्खलन और बादल फटने की वजह से मलबा नीचे ढहा और इस मलबे में दबने की वजह से 4 नेपाली युवकों की मौत हो चुकी है। और एक और बड़ी जानकारी बता दें इस वक्त की आपको विकासनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर, विकासनगर में बारिश का कहर लगातार जारी है। कालसी में भी बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले रुद्रप्रयाग की बात कर रहे थे और अब कालसी की बात। कालसी में बड़ा हादसा, बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। लोगों ने मृतक योगेश को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विकासनगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बाइक अनियंत्रित हुई और बारिश की वजह से ही यह हादसा हुआ है। भारी बारिश की होने की वजह से ये बाइक अनियंत्रित हुई। कालसी में यह हादसा हुआ। बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। बाइक सवार युवक को खाई में से मुश्किल बाहर निकाला गया। लोगों ने मृतक योगेश को बाहर निकाला और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी गई है।
और चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और खतरे के निशान से ऊपर अलकनंदा बह रही है। बागेश्वर, चमोली में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होगी, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश अब लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। लगातार हम देख रहे हैं, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूट गई है, कई फीट ऊंचाई तक पानी भर गया है, जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो वहीं जो ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। और इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए जनता टीवी।